नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। बता दें कि खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां सुदर्शन की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों पर बुलडोजर गरज रहा है। जिले में बनी अवैध कॉलोनी और भू माफियाओं के विरुद्ध सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई और इसी को लेकर अब जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने अवैध प्लॉटिंग पर दिए कड़े कार्रवाई के निर्देश। दरअसल भू माफियाओं ने ग्रीन जोन में प्लॉटिंग जिले में लगभग 1 सैकड़ा कॉलोनी ग्रीन जोन में बना दी थी। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश पर यह अभियान जारी रहेगा। भू माफिया और अवैध प्लॉटिंग को लेकर जिला अधिकारी आशुतोष द्विवेदी का अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत आज यहाँ पर पंचाल घाट पर स्थित अवैध कॉलोनी जो में बनाई गई थी, भू माफियाओं द्वारा यहाँ पर लगातार प्लॉटिंग की गई थी, उस प्लॉटिंग को आज जिला प्रशासन टीम में आकर मौके पर ध्वस्त कराया। कृषियों की भूमि पर बनाई गई लगभग 1 सैकड़ा से अधिक प्लॉटिंगों को नगर मजिस्ट्रेट नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। प्रशासन का ये अभियान भू माफियाओं के विरुद्ध लगातार जारी है। फर्रुखाबाद से अगली खबर यूपी के लखनऊ से है। बता दें कि बदमाशों ने चोरी के इरादे से घर में धावा बोल दिया, जिसमें राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के भेदुआ गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां बदमाशों ने चोरी के इरादे से अपने ही साथी को गलती से गोली मार दी। घायल साथी को लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना को अंजाम देने वाले घर की छत सहित भागने वाले रास्ते पर खून फैला नजर आया। अब बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की। पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए डीआईजी ने अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस अब अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालकों की कुंडली जमा करेगी। अपराध करने के बाद ऑटो रिक्शा चालक और ई रिक्शा चालक पुलिस की पकड़ से नहीं बच सकेंगे। डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर अंदर बाहर यूनिक नंबर को लिखा जाएगा। कोई भी सवारी अपना सामान भूल जाती है, अगर उसे ऑटो रिक्शा का नंबर नहीं पता है तो यूनिक नंबर से ही उसे तलाश किया जाएगा। ऑटो रिक्शा चालकों और ई रिक्शा चालकों को यूनिक नंबर देने के साथ साथ पुलिस उसका नाम, पता, फोटो, आईडी कार्ड का ब्यौरा जमा करेगी। देखिए, ई रिक्शा के लिए यहाँ पे हम लोगों ने वेरिफिकेशन का एक अभियान पिछले करीब 2-3 महीनों से चला रखा है। ई रिक्शा की वजह से ट्रैफिक की समस्या तो आती ही, और उसमें कई रिक्शा जो अनरजिस्टर्ड होती हैं वो कोई क्राइम करके चली जाएँ तो पता नहीं चल पाता कि किसने किया है। इस समस्या से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक अभियान चला कर एक ई रिक्शा पे एक यूनिक नंबर कोड डलवाना शुरू किया है, जिसके सापेक्ष हम रजिस्टर मेंटेन करके हमारे पास अपना डेटा बैंक है। इसके थ्रू हम ये पता कर लेते हैं कि अगर कोई नंबर, यात्री को सिर्फ वो नंबर याद रखना होता है। अगर उसको लगता है कि 12 नंबर की गाड़ी में उसका पर्स छूट गया या 250 नंबर की गाड़ी से कोई घटना हो गई, अगर उसको खाली नंबर भी याद है तो उस नंबर के सापेक्ष हमारे पास उस ई रिक्शा की पूरी डिटेल होती है, फिर हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने करीब 20 ऐसे ढूंढे हैं अभी तक, जिसमें यात्री को उसका खोया हुआ सामान वापस दिलाया गया है, या अगर कोई ई रिक्शा से दुर्घटना करके भाग गया तो उसको पकड़ करके आइडेंटिफाई करके मुकदमा लिखाया गया है। तो ये सारी कार्रवाई चल रही है। वेरिफिकेशन के आदेश शासन स्तर से प्राप्त हुए हैं, उसी दिशा में हम लोग ये अपनी कार्रवाई को और दुरुस्त करते हैं। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पशुओं के लिए सरकारी गौशालाओं का निर्माण अब दूसरे कार्यकाल में रायबरेली में यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों और लापरवाही करने वाले कर्मचारी पर कोई प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। जहां आए दिन विरासत को वंशों की देखरेख के लिए सख्त आदेश जारी करते रहते हैं, लेकिन उनके आदेशों को जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी ठेंगा दिखा रहे हैं। कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी गौशालाओं की जर्जर स्थिति देखने को मिल रही है। रायबरेली जिले की कई गौशालाओं का औचक निरीक्षण करते हुए भारतीय गौ सेवा परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने बताया कि गौशालाओं की स्थिति काफी खराब है। मैंने सैटरडे को एक पत्र लिखा था एसएसपी को और डीजीपी महोदय को कि मैं रायबरेली का गौशालाओं का औचक निरीक्षण करूंगा। उसी क्रम में आज मैं 8 थानों में जो गौशालाएं आती हैं उन सभी में निरीक्षण किया और पूरी तरह से सब जगह भ्रमण करने के पश्चात अब पुनः रायबरेली वापस आ गया हूं। लेकिन जो भी गौशाला हैं वो सब चिंताजनक हैं
और गौशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार कहने के बावजूद भी, पर्याप्त फंड होने के बाद कहीं पर कुत्तों द्वारा गौ माता को खा करके किया जा रहा है, कहीं गाय तड़प रही हैं, कि कहीं पे उनका अंतिम जो संस्कार होता है उसमें गड़बड़ी है, ऐसे ही पड़े हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, तमाम जगह हड्डियों के ढेर लगे थे। इस तरह सब जगह लगभग कुछ ना कुछ खामियां लगी। कुछ गौशालाएं बेहतर व्यवस्था तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ साफ सफाई इस वजह से भी हो सकता है कि उन लोगों को सूचना मिल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी कमियां मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर गाय माता मरी पड़ी हैं और उनका कई दिनों से वो तो दिख जाता है ना कि अभी ख़त्म हुई या पहले ख़त्म हुई, और कुत्ते नोच के रहे हैं, और कुछ की आँख में कौवों ने नोच खाया था, छोटे बछड़े थे, उनको ट्रीटमेंट कराया गया। संबंधित कुछ एसडीएम से बात की गई, ब्लॉक अधिकारी से बात की गई, सीबीओ से बात की गई, लेकिन सबने एक ही चीज़ कही कि यहाँ बहुत सुचारू रूप से सब चीज़ें हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो इतना गौ माता के लिए कार्य किया जा रहा है वो सही है। हम चाहते हैं कि मंडल वाइज टीमों की गठन किया जाए, और पूरे तरह से जो भी गौ माता के चारे पानी में गफला कर रहे हैं, दवाओं में गफला कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और नई भी चीज़ एक और बताना चाहता हूँ आपको कि अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कैमरे लगने चाहिए। कुछ गौशालाओं में कैमरे लगे मिले, लेकिन उसके ऊपर पन्नी लगा दी गई कि जिससे वहाँ अंदर की चीज़ें ना दिखें। सिर्फ गेट वाला कैमरा खुला है, बाकी सब पे पन्नी लगी हुई, जिससे अंदर की स्थिति के बारे में किसी को पता न चले। तो ये गौशाला थी भवानीपुर, हाँ भवानीपुर सैलून की थी। वहाँ पे उसकी फोटोग्राफ्स भी मेरे पास हैं। तो जैसे मुख्यमंत्री का एक उद्देश्य था कि कैमरे लगे होंगे तो गौ माता की तस्करी नहीं होगी, गाय माता को कब चारा डाला जा रहा है, लेकिन इसमें भी इन लोगों ने एक तिकड़म कर लिया, तिरपाल आगे बांध दिया। आपने आज निरीक्षण किया है, उसके बाद जो आप बता रहे हैं कि गाय को कुत्ते नोच रहे हैं, इसकी शिकायत अभी तक आपने जिलाधिकारी या किसी से बात की इसके बारे में? नहीं, अभी एसडीएम को, वहाँ के बीडीओ को, जिन जिन जगहों पर गया, संबंधित सभी अधिकारियों को सूचना दे दिया गया है। अब डीएम को अभी मैं पत्र लिखूंगा, और मैं डीएम को माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा कि इस तरह रायबरेली की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर हमारे, जबकि एक फोकस्ड रायबरेली एक बहुत भारत के मानचित्र पे एक अलग ही ज़िला है कि हर आदमी रायबरेली को पहचानता है, वो राहुल गांधी जी की वजह से भी। उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भले ही विपक्ष में हैं, लेकिन वो भी थोड़ा गौ माता के प्रति भेदभाव न रखते हुए, सपा से भी कहूँगा कि ये गाय केवल सरकार का ही नहीं है, हम किसानों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, और सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर भी गौ माता एकदम को माना जाता है कि उसमें 33 कोटि देवता रहते हैं। निरीक्षण के दौरान उन्नाव में भी आपने मामला देखा गया है? ऐसा है कि मुझे उन्नाव की जो घटना है, उन्नाव में कई जगह ऐसे ही, जैसे आज औचक निरीक्षण के लिए निकला तो वहाँ पर एक कांथा गौशाला है, बहुत बृहद गौशाला है, बड़ी ग्राम सभा है, 22 गांव आते हैं उसमें। तो पता चला कि वहाँ से गौ तस्करी होती है, रात में वहाँ ट्रकों में लोड होके गाय जाती हैं। इस सूचना को मिलते हुए संबंधित थाने की फोर्स भी थी मेरे साथ, पहुँचा तो वहाँ प्रधान ने अभद्रता की, जिसको लेकर मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को ट्विटर के माध्यम से या अन्य पत्र के माध्यम से अवगत कराया, और मुझे पता भी चला है कि उसके खिलाफ जांच भी बैठ गई है और प्रभावी रूप से कार्रवाई भी हो रही है। अगली खबर यूपी के बिजनौर से है। बिजनौर के हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के सिसोना गांव में दबंगों ने एक युवक की हत्या कर दी, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि बिजनौर के हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जनपद बिजनौर में थाना हेमपुर दीपा के ग्राम सिसोना के अंतर्गत आज राहुल कुमार नामक एक युवक की, जो ग्राम खैरपुर के रहने वाले थे, कुछ युवकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, और इस घटनाक्रम में 2 व्यक्ति चोटिल हुए हैं। परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद
और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी प्रस्थान कराया जा चुका है। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। नामजद आरोपियों में एक अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया है। शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई घटनाक्रम में प्रचलित है। ये खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 7 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित किए जा रहे थाना रामगढ़ के निर्माण कार्य का सदर विधायक मनीष असीजा और जिलाधिकारी रमेश रंजन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने पूरे विधि विधान से शिलान्यास किया। 7 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित किए जा रहे थाना रामगढ़ के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। सुरक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में अवस्थापना के इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने काम हुए उतने काम शायद उनके आने से पहले तक नहीं हुए, उससे ज़्यादा तो करा चुके हैं। मैं आज इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। अभी डीएम साहब, कप्तान साहब, एसपी सिटी साहब, पुलिस विभाग के हम सभी अधिकारी, हमारी पार्टी के सभी नेतागण और यूपीपीसीएल के सभी अधिकारी, हम सब लोग इस बात के लिए क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करते हैं कि एक जगह हमें जो यहाँ मिली हुई है उसको ठीक से सहेज के रखा गया, तभी यह भवन बन रहा है। वरना पुरानी भूमि का कई बार क्या हो जाता है ये भी सब जानते हैं। तो मैं एक बार फिर सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आने वाले 2 साल के अंदर इसको ये देखिए भवन का जो इसका ये, अगर आप फोटो लेना चाहें तो ये भवन का ये इस प्रकार का भवन बनेगा, अत्याधुनिक, देखने वाला अचरज कर जाएगा। ये मॉल है कि थाने का भवन है। तो मैं सभी को एक बार बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में बुलडोजर पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। रायबरेली के सदर तहसील क्षेत्र के देवानंदपुर ग्राम में अवैध रूप से कब्जेदारों से लगभग 3 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। जेसीबी लगाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया है। अयोध्या रायबरेली हाईवे के किनारे की सरकारी जमीन की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं सदर तहसील के राजस्व विभाग की टीम ने बताया कि जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। आज सदर तहसील के पास रतापुर में ग्राम देवानंदपुर है, रायबरेली अयोध्या हाईवे पे घाटा नंबर 431 है। इस पे जो है लगभग 3 बीघा जमीन है, 0.825 हेक्टेयर, जिसकी कीमत 20 से 30 करोड़ होगी। ये अवैध कब्जेदारों से खाली कराई गई। ये सरकारी अभिलेखों में ऊसर के रूप में दर्ज है। तो 2 अवैध कब्जेदार हैं, जिसमें एक धर्मेश सोनकर भी हैं, उसे खाली करा ली गई है जमीन। इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जमीन तो खाली हो गई, उसके बाद सरकारी जमीन खाली हो गई है, अब उसके अनुसार मुआवजा इनसे लिया जाएगा। जो जुर्माना लगेगा, जो उचित मुआवजा होगा वो लिया जाएगा। कोई अधिकारियों पे भी कोई कार्रवाई हुई है? अब होगी। अब पहले हमारा फोकस था कि जमीन खाली करानी है, इसके बाद जो तत्कालीन लेखपाल और जो भी थे उन पर कार्रवाई होगी। क्या यहाँ पे चल रहा है? यहाँ तो धर्म कांटा था, यहाँ ट्रक्स रुकते थे, उधर टीन शेड था पीछे सामान रुकने का, इधर एक पेट्रोल पंप बनाने की तैयारी हो रही थी। अब बात करेंगे शामली की। शामली जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहावड़ी के पास 3 दिन पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके ही 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी मृतक के दोस्त हैं और शराब पीने को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए अब आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 21/3/2025 को एक डेड बॉडी जो है कोतवाली क्षेत्र में मिली थी। उसकी पहचान संदीप कर्णवाल के रूप में हुई और केस के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। उन टीमों ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों ने अपना जो है जुर्म स्वीकार किया है कि हमने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी थी और उसका एक ई रिक्शा जो है लूट करके ले गए थे। ई रिक्शा भी इनके कब्जे से बरामद हुआ है और दोनों जो है अभियुक्तों का मृतक से जो है मित्रता का संबंध था और तीनों एक साथ उठना बैठना था और इनका जो है आपस में विवाद हुआ और विवाद के फलस्वरूप इन्होंने जो है उसके रिक्शा लूटने की योजना बनाई और उसके फलस्वरूप
दोनों ने मिल करके संदीप कर्णवाल की हत्या करके और वहीं जंगल में डेड बॉडी को फेंक दिया था। सर उद्देश्य क्या रहा मर्डर करने का? ये लूट का कि ई रिक्शा को लूट करके और उसके पैसे से हम लोग आपस में बांट लेंगे और अपने जो एक दूसरे के जो भी जो है कार्य हैं वो संपन्न होंगे। दोस्ती बताई जा रही है सर, 15-20 साल की दोस्ती थी जिसको मारा है इन्होंने। ये शौक के पीछे जो शौक था इनका, उसकी पूर्ति न होने के फलस्वरूप और इनको पैसे की कमी थी और वो रिक्शा बेच करके और अपने शौक को पूर्ण करते। कितने समय से दोस्ती थी सर इनकी? बैटरी बेच दिए थे, ई रिक्शा भी बेचते। सर दोस्ती कितने समय से थी सर इन तीनों? बहुत लंबे समय से बता रहा है कि तीनों की आपस में दोस्ती थी। इसमें से दो जो है व्यक्ति तो नगर के ही रहने वाले हैं और एक जो है दूर का रहने वाला है और तीनों का आपस में खूब मिलना जुलना था। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ द्वारा वार्षिक निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित की उपस्थिति में पुलिस लाइन में जनप्रतिनिधियों संग गोष्ठी आयोजित की गई। इस क्रम में व्यापार मंडल के भी पदाधिकारियों संग मीटिंग आयोजित कर उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। साथ ही आश्वस्त कराया गया कि जनपद पुलिस जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। जनपद में करीब 1000 की जेटीसी आएगी और करीब 600 की आरटीसी आएगी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही होंगे। तो इन सब के लिए क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं और ये मैं बताकर बेहद खुश हूँ कि इसकी काफ़ी वेल प्लान्ड आउट तरीके से एसपी और उनकी समझ टीम ने इसकी तैयारी में जुट गए हैं और जून में संभवतः ये प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो उसके लिए अभी से हमको पूरा प्रयास करना है और वो हमारे प्रयास जारी हैं। इसके बाद यहाँ जो व्यापार मंडल है उनसे भी भेंट वार्ता की गई और उनके ओर से यदि कोई सुझाव हैं, कोई परेशानियाँ हैं, उन पर चिंतन और विचार मंथन किया गया। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की गई और उनके द्वारा भी सुझाव या कोई परेशानी या कोई शिकायत उस पर भी विचार विमर्श किया गया। और अभी हाल फिलहाल में मीडिया से मिलने के पहले मैंने पेंशनर्स की भी एक बैठक की यहाँ पर। सभी पेंशनर्स यहाँ पर जो गैर जनपद से रिटायर होके या इसी जनपद से रिटायर होके यहाँ फिरोज़ाबाद में सेटल हुए हैं, उनकी एक वेलफेयर के नाते उनसे उनकी वेलबींग के बारे में चर्चा की और उनके यदि कोई सुझाव या परेशानियां उनके बारे में भी चेक किया गया और उनसे हमारा संवाद और बेहतर हो। अब बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में एपीओ पर शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने गलत जांच रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया, जहां बूटामऊ ग्राम में मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। वहीं समतल भूमि दिखाकर मनरेगा का कार्य ग्राम प्रधान ने करवाया। सीडीओ से शिकायत करने के बाद एपीओ विनोद सक्सेना ने गलत रिपोर्ट लगाई। वहीं पीड़ित ने दोबारा डीएम व सीडीओ से शिकायत कर जांच की मांग की है। नाम है त्रिलोक सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट बूटामऊ, ब्लॉक शाहबाद, तहसील शाहबाद, जिला हरदोई। क्या मामला ये है, मेरे ग्राम सभा में विवाह देवी प्रधान, उनके पारिवारिक और भी उनके कई जॉब कार्ड फर्जी तरीके से बने हैं जो बाहर नौकरी करते हैं। सत्यता ये है कि एक ही काम पे कई बार पैसा निकाल चुके हैं और भूमि संख्या 103 पंचाला बूटामऊ में गेहूँ खुद उन्होंने बोवाए प्रधान ने और उसी का ही समतलीकरण दिखा रहे हैं, जिसका ट्रांजैक्शन निम्न प्रकार है। दिखाएं? नहीं बताओ। समतलीकरण का है ट्रांजैक्शन, लगभग ट्रांजैक्शन 2 लाख ऊपर समथिंग, 2.5 लाख करीब समथिंग है। आज कहाँ आए हुए थे फिर? आज जिलाधिकारी महोदय को मैंने प्रार्थना पर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ज़मीनी हकीकत पे जाके सर्वे किया जाए। पहले मैंने एक शिकायती पत्र दिया था जो विनोद सक्सेना एपीओ शाहबाद से आए थे। उन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगाकर एसडीएम और सीडीओ महोदय को गुमराह करने का काम किया है। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। कानपुर में गाड़ी हटाने के विवाद में दबंगों ने युवक को पीट कर मार डाला, जिसको लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बता दें कि गली में खड़ी कार हटाने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी।
इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया और पीड़ित पक्ष के लोगों ने आरोपी के घर का घेराव कर जमकर हंगामा किया। रात में जो है रास्ते में जाने को लेकर के गाड़ी हटाने को लेकर के आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जो है बैसाखी से या किसी अन्य उससे जो है या लोहे की राड से उसको प्रहार किया और परिजनों ने उसको अस्पताल ले जाकर के भर्ती कराया, जिसमें वहाँ इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। और इस संबंध में परिवारजनों में आक्रोश था और इसको इनको समझाया बुझाया गया और जिससे वार्ता की गई तो लोग तहरीर दे रहे हैं और तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत कर आवश्यक। सर, क्या आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी हुई है? आरोपी की अतिशीघ्र गिरफ्तारी की जा रही है, तो टीमें लगी हुई हैं, प्रयास किया जा रहा है कि गिरफ्तारी कर ली जाए। अगली खबर यूपी के बरेली से है। बरेली में एक गैस एजेंसी के ट्रक में भीषण आग लग गई। बता दें कि ट्रक में आग लगने की सूचना पर हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर एसपी ग्रामीण पहुंचे। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और पूरा मामला जनपद बरेली के थाना कोतवाली बिथरी चैनपुर के रजऊ परसपुर गाँव का है। थाना बिथरी चैनपुर के ग्राम रजऊ परसपुर में महालक्ष्मी गैस एजेंसी है गांव के बाहर। इसमें आज लगभग 12 बजे के करीब एक ट्रक जो लगभग 350 से 400 सिलेंडर लेकर आया था आपूर्ति के लिए, तो वो खड़ा था, उसमें इग्निशन हुआ और एक धमाके के साथ आग लग गई। इसमें तत्काल सूचना मिलते ही फायर सर्विस तथा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। आग पर काबू पा लिया गया है। 4 फायर टेंडर अभी भी काम कर रहे हैं। कोई जन क्षति नहीं है इसमें और माल की क्षति का आकलन किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब बात करेंगे यूपी के कुशीनगर की। कुशीनगर में पड़ोसी युवक ने प्रेमिका पर एसिड हमला कर दिया। वहीं युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरा मामला कुशीनगर के दुधही नगर पंचायत क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक युवक ने अपनी ही पड़ोसी युवती पर एसिड से हमला किया। पीड़िता गंभीर रूप से जल गई और उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आज अभी हमारे कस्बे में एक सम्मानित परिवार के बच्चे के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंक के और उसको जो जलाने का कार्य हुआ है, इसका राष्ट्रीय बजरंग दल कड़े स्तर पे निंदा करता है और प्रशासन से मांग करता है कि जल्द से जल्द जो भी लोग दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी समय से नहीं होती है, समय से पर्दाफाश नहीं होता है, तो राष्ट्रीय बजरंग दल धरना और प्रदर्शन पे बैठेगा और इस घटना की जितनी निंदा किया जाए कम है। राष्ट्रीय बजरंग दल इसकी कड़े स्तर पे निंदा करता है। सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 24/3/2025 को शाम लगभग 8 बजे थाना बिशनपुरा क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 में रहने वाली एक लड़की के ऊपर गांव के ही एक युवक चंदन कुमार पुत्र बेचू के द्वारा घर में आकर एक ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया था। लड़की को उपचार हेतु CHC दुधई लेकर जाया गया। बाद उपचार लड़की को जिला चिकित्सालय कुशीनगर भेज दिया गया है। लड़की की स्थिति सामान्य है। पर इस प्रकरण में परिवारजनों की ओर से प्रस्तुत तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमें गठित की जा चुकी हैं। दबिश जारी है। शीघ्र इसका विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अब बात करेंगे यूपी के मैनपुरी की। मैनपुरी में दबंगों का आतंक नहीं थम रहा है, जहां आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि मैनपुरी में दबंगों के अंदर पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। वहीं कोतवाली से महज 20 मीटर की दूरी पर दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की और मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद युवक को दबंग अपनी कार में डालकर साथ ले गए और पूरा मामला शहर कोतवाली के पास की बताई जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के हरदोई की। हरदोई में वार्ड बॉय ने ही महिला का ऑपरेशन कर दिया। बता दें कि पीड़ित कुलदीप ने मयूर हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वार्ड बॉय अन्य कर्मचारियों ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया। वहीं जनपद में सैकड़ों की संख्या में अवैध मानक विहीन हॉस्पिटल चल रहे हैं। सीएमओ रोहताश कुमार का संरक्षण अवैध हॉस्पिटलों को प्राप्त होता नजर आ रहा है और यह मयूर हॉस्पिटल का वार्ड बॉय व क्लीनर के सहारे चल रहा है। हरदोई के बेलग्राम चुंगी से सांडी रोड पर हॉस्पिटल स्थित है। मैंने अपना पेशेंट यहाँ एडमिट कराया आज 5 बजे। यहाँ ना तो कोई डॉक्टर है, ना किसी के पास डिग्री है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोला था।
उसके बाद में इन्होंने कहा ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये 2 दिन का नहीं ऑपरेशन करिए। तो ठीक है, सर्जन आ रहा है और हम सर्जन का रास्ता देखते रहे, कोई सर्जन आया, स्टाफ ने ऑपरेशन कर दिया। कहाँ आपके द्वारा शिकायत की गई? सीमो ऑफिस, अभी तो सीमो ऑफिस में ही किए। कहाँ रहते हो? रेडी। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के गया से खबर है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव की दस्तक के बीच हम नेता व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई चर्चा एनडीए में नहीं हुई है, किंतु जीतन राम मांझी ने सीटों को लेकर अपना गणित लगा दिया है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम देश को समझा दिया है, लेकिन आप फिर पूछते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा समाज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से संबंधित है। वो गरीब लोग हैं, चाहे जिस समाज का, उस गरीब में राजनीतिक चेतना नहीं है। और राजनीतिक चेतना जब तक नहीं आएगी तब तक वो विकास नहीं करेगा। अम्बेडकर साहब का सूत्र है कि राजनीति चाबी है और विकास ताला है। तो इसीलिए हम अपने समाज के लोगों को चेतना फैलाते हैं, चेतना रैली के नाम पर। एक दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब ने कहा कि पढ़ाई ही हमारा विकास का एक मानदंड है। हम जितना पढ़ेंगे हम विकसित होंगे, सब अधिकार और कर्तव्य को लेंगे। और इसके लिए हमारी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिसमें कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं है। यही कारण है कि आज जनरल 80% साक्षरता है, शेड्यूल कास्ट का 38% साक्षरता है, लेकिन मुसहर समाज का 7% साक्षरता है। कितना पीछे है। इसलिए हम उनको चेतना देने आए हैं कि तुम भी पढ़ो लिखो। और शेरनी का दूध होता है ऐसे शिक्षा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो पिया है वो दहाड़ रहा है, लेकिन हमारा समाज तो पिया ही नहीं है। 7% की साक्षरता दर है। इसलिए इनको चेतना देने आए हैं कि आप लोग भी पढ़िए, आप भी शेरनी का दूध पीजिए, ताकि आप दहाड़िएगा तो आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारा लाभ आपको मिलेगा। यही चेतना रैली का। वक्फ बिल पर क्या स्टैंड है सर आपका? देखिए, वक्फ बिल के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए वक्फ बिल के साथ जो प्रस्ताव आ रहा है उसमें बहुत सा संशोधन की बात आई है। आपस में लोग संशोधन करना है। किसी का ऐसा नहीं है कि किसी समाज को हम उसको क्या कहते हैं, उसको हानि पहुँचाएं। हम उस समाज को, जिस समाज के लिए वक्फ बिल है, उसमें बहुत सी कुरीतियाँ हैं। उस कुरीतियों को हटा करके एज ए होल उस समाज को फ़ायदा हो, ऐसा बिल आने के लिए अनेक सुझाव दे गए हैं। सुझाव पर विचार हो रहा है और विचार होगा तो एनडीए इसको पारित करेगी, हम उसके साथ। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा थाना पुलिस ने अवैध अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां अफीम तस्कर से 1 क्विंटल से अधिक अवैध अफीम जब्त की गई। और चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महिंद्रा थार जीप में परिवहन की जा रही 1 क्विंटल 2 किलो 150 ग्राम अवैध अफीम को जब्त करते हुए कनेरा थाना क्षेत्र में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ पुलिस द्वारा निरंतर कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। इसी क्रम में आज कनेरा थाना क्षेत्र के अंदर नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबरी व्हीकल को रुकवाया गया और उस व्हीकल की तलाशी लेने पर उससे 1 क्विंटल 2 किलो 150 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है। वाहन में मौजूद भंवरलाल, जो कि कनेरा थाना क्षेत्र का ही निवासी है, उसे गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में जो भी लिप्त लोग होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई आगे भी करी जाएगी। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के बेलगावी में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा पेश किए गए बजट में मुसलमानों को बड़ी हिस्सेदारी देने और सरकारी कार्यों के ठेके पाने के लिए मुसलमानों को दी गई 20% छूट की निंदा करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज बेलगाम में हड़ताल शुरू कर दी है। धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब बात करेंगे गुजरात की। खबर गुजरात के सूरत से है। बता दें कि सरकारी अस्पताल में टीबी मरीजों के लिए 16 लाख की दवाई मुफ्त है, जहां गुजरात में 1,27,000 और सूरत में 7,000 लगभग टीबी के मरीज हैं। दुनिया भर में हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय
रोग दिवस मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य टीबी रोग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और क्षय रोग के नियंत्रण की दिशा में की गई उपलब्धियों को याद दिलाना है। सूरत सिविल हॉस्पिटल में टीबी और चेस्ट विभाग की अभी हेड हूँ और पिछले 18 साल से टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट में और टीबी के लिए काम कर रही हूँ। जिस प्रकार से 24 मार्च को पूरे विश्व में टीबी दिवस मनाया जाता है, तो आप उसको किस प्रकार से देखते हैं और आज के दिन में इसका क्या महत्व है? बिल्कुल, विश्व टीबी दिवस जो मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश में से टीबी का उन्मूलन हो जाए। टीबी एलिमिनेशन करना चाहते हैं हम 2025 तक। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश का कोई भी नागरिक जिसको टीबी के लक्षण हों, जिसमें कि खांसी हो सकती है, बुखार आ सकता है, वजन कम हो सकता है, खांसी में खून आ सकता है या कोई भी गांठ हो सकती है शरीर में या जॉइंट्स में पानी भर सकता है, फेफड़े में पानी भर सकता है, ऐसे कोई भी लक्षण अगर हों तो वो जल्दी से जल्दी अपना फ्री डायग्नोसिस कराए। फ्री का मतलब ये है कि अभी सरकार में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई भी पीएचसी सीएचसी पे आप जाएं, टीबी का कफ का रिपोर्ट, उसका कल्चर का रिपोर्ट, उसका एक्सरे और हाई एंड रिपोर्ट सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। तो आपको जाके बस चेकअप कराना है। टीबी चेस्ट के डॉक्टर हों या कोई सुपर स्पेशलिस्ट हो या कोई मेडिकल ऑफिसर, आप बेसिक रिपोर्ट्स करवा के फिर सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना डायग्नोसिस फ्री करवाना चाहिए। और जल्दी से जल्दी अर्ली ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करके ही हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट भी हमारी फुल ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें अलग से अलग दवाइयाँ, जो 16 लाख रुपए की दवाई भी सरकार फ्री देती है, जिसको हम बीपालैम रेजिमेंट बोलते हैं, बिडाकुलिन बेस्ड रेजिमेंट बोलते हैं, सब कुछ फ्री है। बस हमें हॉस्पिटल तक जाना है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष क्या मरीजों को क्या फायदा? आप ऐसा नहीं कह सकते, बट इस साल हमारे गुजरात में 1,27,000 अप्रॉक्सीमेटली टीबी के पेशेंट हैं। और अगर हम 2015 और 2022 का कंपैरिजन करें तो ऐसा पाया गया है कि 20% केसेस कम हुए हैं 15 से लेके कंपैरिजन में 22 में। तो एक ब्रॉन्ज मेडल भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को मिला था। तो इस हिसाब से देखें तो टीबी कहीं ना कहीं कंट्रोल की तरफ तो जा ही रहा है। और इसके अलावा सूरत में हमारे 7,000 अप्रॉक्सीमेटली पेशेंट हैं और पूरे गुजरात में अभी 1,27,000 के आसपास पेशेंट हैं। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं यही देना चाहती हूँ कि प्लीज़ टीबी पेशेंट को डिस्क्रिमिनेट ना करें, यानी उसको अलग बैठो, दूर बैठो, इधर से भाग जाओ, डिवोर्स दे दो, उसको कुछ दो नहीं, छोड़ के चले जाओ। जब पेशेंट को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब आप उसको धक्के मार के निकाल देते हो या डिवोर्स दे देते हो या दूर कर देते हो, तो ऐसा नहीं करिए। प्लीज़ से नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर टीबी। टीबी पेशेंट को एक ख़राब नज़र से या स्टिग्मा की नज़र से नहीं देखना चाहिए। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक मनुष्य है। तो उसके लिए एक हमें भावना होनी चाहिए, एक सिंपैथी होनी चाहिए और उसको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की तरफ पहुँचे और अच्छा खाना खाए, उसके लिए प्रोटीन युक्त खाना खाए, उसके लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के चिक्कोड़ी शहर के बीके कॉलेज रोड के पास एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया। घायलों को चिक्कोड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल पिता पुत्र 52 सौदत्ती गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। चिक्कोड़ी पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर निरीक्षण किया। यह घटना चिक्कोड़ी पुलिस स्टेशन के सीमा क्षेत्र में हुई है। अब बात करेंगे असम की। खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां आध्यात्मिक भ्रमण के लिए आचार्य आए हुए हैं। बता दें कि विशुद्ध सागर महाराज के शिष्य आचार्य श्री अरिजीत सागर महाराज को असम सरकार ने राज्य अतिथि घोषित किया। इस खबर के बाद जैन धर्मावलंबियों में खुशी व उत्सव का माहौल व्याप्त है। आपको बता दें कि असम सरकार ने आचार्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज के साथ ही अन्य दिगंबर जैन मुनियों को राजिक अतिथि की मान्यता प्रदान की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जैन मुनि के डिब्रूगढ़ से आरंभ होने वाले भ्रमण को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय के बाद देश के सभी दिगंबर जैन समाज असम सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। धर्म की रक्षा के लिए किए गए इस निर्णय का भारतवर्ष की सकल दिगंबर जैन समाज इस निर्णय का स्वागत कर रहा है। श्रमण मुनिश्री अरिजीत सागर जी महाराज का मंगल विहार 24 मार्च को सुबह 4:30 बजे डिब्रूगढ़ के ग्राहम बाजार जैन मंदिर से जोरहाट की ओर हुआ। यह आध्यात्मिक यात्रा जैन समाज के लिए अत्यंत पुण्यदायी अवसर है। पूर्वोत्तर के सकल जैन समाज ने समस्त श्रद्धालुओं से आग्रह किया है
कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर विहार प्रक्रिया में सहयोग करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।